मिडिल ईस्ट की जंग में क्या हमारा भारत बिल्कुल तैयार बैठा है? जब खाड़ी देशों में बम फटते हैं तो भारत का चूल्हा क्यों बुझ जाता है? आत्मनिर्भर भारत का असली इतिहास और उसकी ऊर्जा की जंग कहां तक को सुनाई देती है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपने कभी सोचा कि हमारे हजारों किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट के रेगिस्तानों में जब कोई मिसाइल गिरती है तो उसकी गूंज गुजरात के मोरबी और हरियाणा के करनाल में क्यों सुनाई देती है? उसकी गूंज बिहार के पटना में क्यों सुनाई देती है? यूपी के अंदर लखनऊ में उसकी गूंज क्यों सुनाई देती है? पंजाब के अंदर उसकी गूंज क्यों सुनाई देती है? सबसे बड़ी बात, क्या तेहरान में मची हलचल की वजह से यूपी और बिहार के मजदूर अपने शहर छोड़कर अपने गांव वापस आ रहे हैं? उनको ये लगता कि अब जो जंग है ये चलती रहेगी और ऐसे ही चूल्हे है जो एलपीजी गैस की शॉर्टेज चलती रहेगी, जिसकी वजह से वो अपना काम नहीं कर सकते। आज बात सिर्फ खबरों की नहीं है, आज बात आपके हक की है और आपकी रसोई की है और हमारे भारत की सुरक्षा की है। ईरान और अमेरिका की इस जंग ने हमें एक ऐसे मोड़ के ऊपर खड़ा कर दिया है जहां पर सवाल सिर्फ तेल का नहीं बल्कि हमारी आत्मनिर्भरता का भी है। अब देखिए ना, जिस तरीके से जंग चल रही है, जिस तरीके से लोग मर रहे हैं। दोस्तों, कड़वा सच है कि भारत अपनी जरूरत का 88% कच्चा तेल, या फिर हम क्रूड ऑयल जिसे बोल देते हैं, जैसे हम डीजल पेट्रोल बोल देते हैं, या फिर 60% एलपीजी बाहर से मांगता है। इस सप्लाई का सबसे बड़ा हिस्सा गुजरता है एक पतली सी समुद्र गली से, जिसे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज कहते हैं। यह सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, यह दुनिया की एक नब्ज है। अगर ईरान इसे बंद कर बैठा है या फिर अब यूएसए इसे बंद कर बैठा है, दुनिया का दम घुटने लगता है। या फिर दुनिया का दम अभी घुट रहा है, यही तो हो रहा है। जब इस रास्ते पर तेल या टोल बूथ बन जाते हैं तो जहाज रोके जाते हैं। तो भारत में पेट्रोल पंपों पर लाइनें लग जाती हैं और रसोई गैस के सिलेंडर की कलबली मच जाती है। मतलब लोग लड़ते हैं, भाई मुझे पहले सिलेंडर लेना है। अब अगर कोई ऑफिस एलपीजी गैस का 9-10 बजे ओपन होता है तो लोगों की लाइनें हैं जो सुबह 5 बजे हमें देखने को मिल जाती हैं। आज भी इस जंग को चलती हुए 40 दिन हो चुके हैं, 40 से 42 दिन हो चुके हैं, बट सरकार इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाई। जरा सोचिए उस मां के बारे में जो दिल्ली में अपनी 6 महीने की बच्ची को गोद में लेकर 4 दिन तक गैस एजेंसी के चक्कर लगाती है और खाली हाथ वहां से वापस लौट आती है। सोचिए उन स्कूलों के बारे में जहां मिड डे मील नहीं बन पाता क्योंकि सिलेंडर खत्म हो चुका है। सोचिए वहां पर राम मंदिर के अंदर सिलेंडर की शॉर्टेज की वजह से वहां पर भी रसोई घर है जो बंद कर दिया जाता है। जब डीजल के दाम बढ़ते हैं सिर्फ भी बढ़ जाता है। अगर आज जो पब्लिसिटी बसें यूज कर रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रही है, प्राइवेट व्हीकल यूज कर रही है, टैक्सीज वगैरह, तो उसका किराया भी बढ़ जाएगा। आपकी थाली की सब्जी महंगी हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा, मतलब हर चीज महंगी। सूरत के टेक्सटाइल फैक्ट्रियों हो या फिर मेरबी की सरामिक इंडस्ट्री हो, लाखों मजदूर आज घर लौटने के लिए मजबूर बैठे हैं क्योंकि ऊर्जा इस जंग में उनका कोई भी तालमेल नहीं खा रही, क्योंकि उनको जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा कम मिल रही है, जिसकी वजह से आज वो इस जगह के ऊपर बैठे हैं कि आज उनको वापस जाना पड़ रहा है अपने घर को। लेकिन याद रखिए 2026 का ये भारत है, यहाँ एक तरफ दुनिया के बड़े देश इस जंग में कूदने से डर रहे हैं, वहीं हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ चुपचाप एक रास्ता भी नहीं चुन पा रहे कि भाई हमारा तेल, हमारी एलपीजी गैस इंडिया वापस आ जाए। ईरान से बात की गई ताकि हमारे जहाज़ों को रास्ता मिले, बट उसके बाद ट्रंप जी फिर इन जहाज़ों को रोक देते हैं। हमारी भारतीय नौसेना ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा शुरू कर दी है, लेकिन बट उसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो देश के 56 इंच के सीने वाला इंसान है वो ट्रंप जी के आगे घुटने टेक देता है। पता नहीं कौन सी मजबूरी है, शायद एप्स्टीन फाइल की मजबूरी है। अभी कल और परसों, मतलब 1-2 दिन पहले ट्रंप जी ने एक बड़ा बयान दिया, आज तक इतना कर्जा अमेरिका से किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं लिया जितना नरेंद्र मोदी साहब ने लिया है। पर यह नहीं पता कि ये इतने पैसे से करते क्या हैं। साथ में ट्रंप जी ने यह बात भी बोली है। आईएनएस की अगर बात करते हैं, जहां नंदा देवी समुद्र के जहाजों की बात करते हैं जो सिर्फ खड़े होकर उड़ीक कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री कोई डिसीजन लेंगे और हमारे जहाज ईरान निकलने देगा, जहां पर जो यूएसए ने रास्ता बंद करके रखा हुआ है वहां से हमारे जहाज निकलेंगे। नए भारत की ताकत और अपनी की जरूरतों के लिए बहुत ज्यादा बड़ा लेवल का एक बहुत सवाल खड़ा होता है कि आज जो लोग हमेशा बीजेपी की बात करते हैं, जो लोग हमेशा नरेंद्र मोदी साहब की बात करते हैं, बट आज वो भारत के लोगों के लिए कुछ कर क्यों नहीं पा रहे। हिंदू अब खतरे में आ चुका है। हिंदू को खतरे में लेकर आने वाले कौन है? वही लोग जो हमेशा हिंदू की बात करते हैं कि भाई हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, और उसी लोगों ने एक कुआं खोदा, उसमें सब ऊपर लिख दिया हिंदू, और उस कुएं के अंदर सब हिंदुओं को गाड़ दिया, क्योंकि अब ऐसे हालात बन चुके हैं।
पर दोस्तों कब तक हम दूसरे देशों के भरोसे बैठे रहेंगे? सरकार अब नया रास्ता क्यों नहीं खोज रही? एलपीजी सिलेंडर की जगह एक ऐसा चूल्हा या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं लेकर आ रही जो हमारे लिए फायदेमंद हो? पेट्रोल की जगह पे ऊपर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां बनाई तो जा रही हैं, बट उनके मालिक कौन बनाए जा रहे हैं? उनके मालिक बड़े बड़े उद्योगपति बनाए जा रहे हैं, और मिडिल क्लास बंदा पेट्रोल डीजल की गाड़ी छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी बिल्कुल भी नहीं बाय कर सकता, क्योंकि उसका खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। उससे मच बेटर है वो पेट्रोल डीजल की गाड़ियां खरीद रहा है, क्योंकि बिजली हमारे अपने देश को कोयले और सूरज की रोशनी से बनती है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी चलाते हैं तो आप मिडल ईस्ट की जंग से खुद आज़ाद कर लेते हैं और न्यूक्लियर एनर्जी और बैटरी स्टोरेज के ऊपर अपने आप को सीमित कर लेते हैं। आने वाली पीढ़ी को किसी भी विदेशी सुल्तान या राष्ट्रीय की धमकियों से डरने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, बट एक मिडिल क्लास बंदा कैसे इतनी बड़ी गाड़ी ले सकता है? और इतनी ज़्यादा बड़ी फैसिलिटी भी अभी पंजाब या हरियाणा, बिहार, यूपी के अंदर नहीं बनी, या मुंबई जैसे शहरों के अंदर नहीं बनी कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के चार्जर बने हो। पेट्रोल पंप आपको जगह जगह पे देखने को मिल जाएंगे, बट इन गाड़ियों को चार्जर जो सिस्टम है वो आपको बहुत कम देखने को मिलता है। अगर देखने को भी मिलेगा, पेट्रोल डीजल से महंगा वो बिजली उत्पादक देते हैं, बट लोगों को अपनी गाड़ियां तो लेनी पड़ेगी, साथ में जनरेटर भी रखना पड़ेगा उन गाड़ियों को चार्ज करने के लिए। देशभक्ति सिर्फ सीमा के ऊपर लड़ने का नाम नहीं है, देशभक्ति अपनी ऊर्जा बचाने का और स्वदेशी संविधानों का अपनान उनको करने का भी एक बहुत बड़ा वक्त है। अगली बार जब आप सोलर पैनल या इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर के बारे में सोचो तो याद रखिए, आप सिर्फ पैसे नहीं बचा रहे, आप भारत को और उसको मजबूत बना रहे हो। बट मैंने जैसे पहले ही आपको बताया कि वो चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं, बट अगर हम ऐसा करते हैं तो ये चीज़ें होना पॉसिबल है कि हम अपने भारत को मजबूत कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना शेयर करिए कि हर एक हिंदुस्तानी को समझना चाहिए कि हमें अपने ऊपर आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, और आत्मनिर्भर नहीं होंगे, गवर्नमेंट नहीं करेगी, तो हमें मजबूरी में होना पड़ेगा, क्योंकि आम नागरिक इस महंगाई से साथ नहीं लड़ सकता, बट उसको करप्शन के साथ आवाज़ उठानी होगी। अगर आज वो एलपीजी गैस के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा, महंगाई के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा, तो उसका आने वाला फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। वो अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में एक अच्छी एजुकेशन भी नहीं दे पाएगा। एजुकेशन तो दूर की बात है, उसको एक यूनिफॉर्म नहीं दे पाएगा। अगर यूनिफॉर्म की दूर की बात है तो एक उसको अच्छी किताबें नहीं दिला पाएगा मार्केट से, क्योंकि एक किताबें भी बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही हैं आज मार्केट के अंदर। क्या कहना अब इसके बारे में आपका कमेंट करके जरूर बताएं कि आने वाले ये क्राइसिस किस तरीके से हो सकते हैं इंडिया के अंदर, और हम इंडिया के लोग उसको कैसे बच सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट हमें बचा सकती है या नहीं बचा सकती? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जो हर एक भारतीय के पास ये वीडियो पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।